मेडिसिन में अपन स्टार्ट करते हैं आज जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होने वाले रोग। पशुओं में किस प्रकार के रोग होते हैं, जीवों के अंदर किस कौन कौन से प्रकार के जो रोग होते हैं जीवाणु जनित रोग, उनके बारे में अपन देखते हैं। बैक्टीरियल डिजीज, इसमें कई प्रकार के रोग होते हैं, जैसे कि एंथ्रेक्स हो गया, हेमरेजिक सेप्टिसिमिया हो गया, इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस, ब्रुसेलोसिस हो गया, पैराट्यूबरकुलोसिस हो गया, एक्टिनोमाइकोसिस हो गया, एक्टिनोबैसिलोसिस। कई प्रकार के डिजीज होते हैं जीवाणु जनित रोग कहलाते हैं, तो जीवाणु से होने वाले रोग कहलाते हैं। इसमें अपन सबसे पहला देखते हैं एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जीवाणु जनित रोग पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से टॉपिक अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले तो जो रोग है उसका उपनाम अपन देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसका उपनाम, कौन कौन से जो नाम है उपनाम एक्स्ट्रा, जिसको मुख्य नाम के अलावा इनको जाना जाता है। इसके अलावा अपन इसमें पढ़ेंगे दूसरा ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी रोग कारक। दूसरा इसमें पढ़ेंगे पैथोलॉजी, सॉरी एपिडेमियोलॉजी। चौथा इसमें पढ़ेंगे रोग जनकता, या इसको पैथोलॉजी बोल सकते हैं, पैथोजेनेसिस, रोग जनकता, रोग जनकता बोल सकते हैं। इसके अलावा क्लिनिकल साइन, क्लिनिकल साइंस हो गया। इसके बाद में इसमें अपन देखेंगे डायग्नोसिस। डायग्नोसिस हो गया। डायग्नोसिस के बाद इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। इसके बाद में प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, सॉरी इसके पहले ट्रीटमेंट, उपचार। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है उसके बारे में अपन देखेंगे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, रोकथाम एंड नियंत्रण। रोकथाम है नियंत्रण, रोकथाम है नियंत्रण। देखो किसी भी रोग के बारे में सबसे पहले जीवाणु जनित रोग, विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया से होने वाले जो रोग हैं उनके बारे में यहाँ अपन पढ़ेंगे। मेडिसिन के अंदर जीवाणु जनित रोग, इसके अंदर बहुत सारे डिजीज आते हैं, उनको एक एक करके अपन पढ़ेंगे। उसके अंदर क्या पढ़ेंगे, जैसे कि अपन एक रोग ले लेते हैं, एक डिजीज ले लेते हैं, उसके बारे में क्या पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो उसका उपनाम, यानी कि कौन कौन से ऐसे नाम हैं जिन नामों से उस रोग को पहचाना जाता है या जाना जाता है। उसके बाद में ईटियोलॉजी पढ़ेंगे, उस रोग की ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी का मतलब होता है कि वो कौन सा जीव है, वो कौन सा बैक्टीरिया है जो ये रोग उत्पन्न कर रहा है। उस बैक्टीरिया के बारे में, उस रोग कारक के बारे में जानेंगे यहाँ पे कि रोग कारक है वो किस प्रकार का रोग कारक है, क्या है उसके स्पेसिफिक कैरेक्टर, उसके क्या है, थोड़े बहुत वहां पे देख लेंगे। उसके बाद अपन देखते हैं एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है कि जो रोग है वो किस प्रकार फैलता है, जो रोग है वो किस प्रकार फैलता है, उसका जो स्प्रेड होता है, फैलाव होता है, एक जीव से दूसरे जीव में जो रोग का फैलाव होता है वो किस प्रकार होता है, वो अपन किसमें देखेंगे, एपिडेमियोलॉजी के अंदर। उसके बाद में अपन बात करते हैं पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस की बात करते हैं रोग जनकता। इसमें अपन पढ़ेंगे कि जो रोग कारक है वो शरीर में पहुंचने के पश्चात, जो रोग कारक है, जो रोग उत्पन्न करने वाला जो कारक है वो शरीर में पहुंचने के पश्चात कौन कौन से अंगों को प्रभावित करता है, या किस प्रकार की उसकी क्रियाविधि होती है, वो शरीर में किस प्रकार जाता है और कैसे विभिन्न प्रकार के अंगों को प्रभावित करता है, वो चीज इसमें देखेंगे। उसके बाद में अपन देखेंगे उस रोग का क्लिनिकल साइन। क्लिनिकल साइन का मतलब तो आपको पता ही होगा। क्लिनिकल साइन
कि मतलब वो साइन जो रोग रोग के उत्पन्न होने के पश्चात जो जीव है वो उत्पन्न करता है। रोग उत्पन्न होने के पश्चात इसको हिंदी में बोलते हैं लक्षण, यानी कि इस रोग के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि कई प्रकार के लक्षण होते हैं, बुखार आना, भूख नहीं लगना, बेचैनी रहना, और भी कई प्रकार के कैरेक्टर लक्षण हो सकते हैं, स्पेसिफिक लक्षण भी हो सकते हैं जो अपन क्लिनिकल साइन में पढ़ेंगे। इसके बाद में अपन डायग्नोसिस का मतलब होता है इसको रोग को पहचानने का क्या तरीका है, रोग को पहचानने का तरीके कौन कौन से हैं उनके बारे में यहाँ पे इस डायग्नोसिस में पढ़ेंगे। रोग को पहचानने के जो तरीके होते हैं, रोग की पहचान, डायग्नोसिस का मतलब होता है रोग की पहचान करना। तो रोग की पहचान करने के अलग अलग तरीके हैं, वो किस रोग में किस रोग का कौन सा तरीका प्रभावी होता है उस चीज के बारे में डायग्नोसिस में अपन पढ़ेंगे। एक होता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस का मतलब होता है, देखो कुछ लक्षण ऐसे होते हैं, जैसे कि अपन बात करते हैं एंथ्रेक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंशियल डायग्नोसिस को समझाने के लिए मैं एंथ्रेक्स की बात करता हूँ। तो एंथ्रेक्स में कुछ लक्षण, एंथ्रेक्स के जो लक्षण है, एंथ्रेक्स के जो क्लिनिकल साइन है, वो कोई दूसरा रोग भी ऐसे साइन दिखा सकता है। जैसे कि जो लक्षण एंथ्रेक्स में आते हैं, रोगी को जो लक्षण एंथ्रेक्स में आते हैं वैसे लक्षण किसी और रोग में भी आ सकते हैं। तो एंथ्रेक्स का और उस रोग की दोनों का अलग अलग पहचान करना क्या कहलाता है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। मतलब उस रोग को, वो रोग जो एंथ्रेक्स के समान लक्षण दिखा रहा है, ऐसा रोग जो एंथ्रेक्स के समान, एंथ्रेक्स रोग के समान लक्षण दिखा रहा है, इन दोनों को मतलब उस दूसरे वाले रोग को एंथ्रेक्स से अलग करने का जो प्रोसीजर है उसको कहा जाता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि जो रोग है उसका उपचार किस प्रकार किया जाता है, कौन कौन सी ड्रग्स उसमें दी जाती है, उपचार के बारे में। उसके बाद में अपन बात करते हैं रोकथाम व नियंत्रण। रोकथाम व नियंत्रण का मतलब होता है कि जैसे कि रोग के होने से पहले ही उसका रोकथाम कर दिया जाता है, उस रोग के नियंत्रण, उस रोग का नियंत्रण कर लिया जाए। तो उस चीज में आता है कि ऐसी कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि एंथ्रेक्स रोग या कोई भी जीवाणु जनित रोग पशुओं में ना हो। वो सारी क्रियाएं किसमें आती है, रोकथाम व नियंत्रण के अंदर। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब इनके बारे में एक एक करके अपन एक एक जीवाणु जनित रोग लेते हैं और एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स के उपनाम है एक तो इसमें बोला, इसको नाम बोला जाता है वूल सॉर्टर डिजीज। उपनाम की बात करते हैं, इनके और कौन कौन से इसकी सिनोनिम्स है जिनसे एंथ्रेक्स को जाना जाता है, एंथ्रेक्स रोग को जाना जाता है। सबसे पहले तो वूल सॉर्टर डिजीज, वूल सॉर्टर डिजीज। दूसरा इसको नाम बोला जाता है स्प्लेनिक फीवर। स्प्लेनिक फीवर, वूल सॉर्टर डिजीज इसको क्यों बोला जाता है, देखो ये रोग होता है मुख्य रूप से किसमें होता है, कैटल के अंदर और शीप के अंदर मुख्य रूप से एंथ्रेक्स रोग होता है। कैटल के अंदर गाय का जो ग्रुप होता है, गाय बैल, उस ग्रुप में, और शीप वाले ग्रुप के अंदर ये एंथ्रेक्स जो रोग है सबसे ज्यादा देखा गया है। इसको वूल सॉर्टर डिजीज इसलिए कहा जाता है, वूल का मतलब होता है ऊन, वूल का मतलब आप सब लोग जानते हो क्या होता है, ऊन। तो ये रोग जो है ऊन के द्वारा भी फैल सकता है। ऊन के द्वारा मतलब ऐसे वर्कर्स, जो ह्यूमन की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे वर्कर जो ऊन का जो क्षेत्र है, ऊन की जो फैक्ट्रियां होती है वहां पे काम करते हैं, तो उनके अंदर भी ये डिजीज हो सकता है। जैसे कि मैं बात करता हूँ ऐसी शीप की बात करता हूँ जिसको पहले से एंथ्रेक्स है, ऐसी शीप की बात करता हूँ जो जिसको पहले से एंथ्रेक्स है। एंथ्रेक्स वाले शीप की वूल काट लेगी, ऊन उसकी काट लेगी, ऊन काटने के बाद उसको कहाँ भेजा जाता है प्रोसेसिंग के लिए, उसको फैक्ट्री में प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। लेकिन वहां पे जो वर्कर्स हैं, जब वर्कर्स इस ऊन के संपर्क में आते हैं, जो संक्रमित शीप से, संक्रमित भेड़ से काटी गई ऊन है, उसके संपर्क में जो वर्कर आते हैं उनको भी एंथ्रेक्स डिजीज हो जाता है, इसलिए इसको नाम पड़ा वूल सॉर्टर डिजीज। दूसरा अपन बात करते हैं स्प्लेनिक फीवर। स्प्लेनिक फीवर का मतलब, स्प्लीन का क्या मतलब होता है, स्प्लीन का मतलब होता है प्लीहा, अपने शरीर का एक ऑर्गन है प्लीहा।
शरीर का एक अंग है प्लीहा। तो स्प्लीन का मतलब होता है प्लीहा। तो प्लीहा के अंदर क्या होती है, सूजन आ जाती है। प्लीहा में सूजन, इस रोग में क्या होता है, प्लीहा में सूजन आ जाती है, जिस वजह से इसका नाम क्या पड़ा, स्प्लीनिक फीवर। जिस वजह से इसका नाम क्या पड़ा, स्प्लीनिक फीवर। सूजन आ जाती है या ये आकार में बड़ी हो जाती है। प्लीहा जो है वो आकार में बड़ी हो जाती है और इसमें सूजन आ जाती है, इसलिए इसको बोला जाता है स्प्लीनिक फीवर। ये दो उपनाम है एंथ्रेक्स के जो आपको याद रखने हैं, वूल शॉर्टर डिजीज, दूसरा है स्प्लीनिक फीवर। ये एक प्रकार का एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज होता है। ये एक प्रकार का एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज होता है। एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब होता है बहुत ही तेजी से फैलने वाला रोग है। जो एंथ्रेक्स है वो बहुत ही तेजी से फैलने वाला रोग होता है, इसलिए इसको नाम दिया एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज। अब हम बात करते हैं इसके रोग कारक की। उपनाम हो गया, उसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या था, मैंने आपको बताया था उपनाम के बाद में रोग कारक, एटियोलॉजी। रोग कारक की बात करते हैं। एंथ्रेक्स होता है वो बैसिलस एंथ्रेसिस एक बैक्टीरिया का नाम है। बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस एंथ्रेसिस एक बैक्टीरिया है जिससे क्या होता है, एंथ्रेक्स रोग होता है। बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैसिलस एंथ्रेसिस। एक प्रकार का क्या है, अपन जीवाणु जनित रोग पढ़ रहे हैं, एक जीवाणु का नाम है, एक बैक्टीरिया का नाम है। बैक्टीरिया जिसको बोला जाता है बैसिलस एंथ्रेसिस, इसके द्वारा एंथ्रेक्स रोग होता है। ये जो है बैसिलस एंथ्रेसिस है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ग्राम पॉजिटिव का मतलब समझते हो, ये एक विधि है जिसमें दो प्रकार के बैक्टीरिया इसमें शामिल होते हैं। एक होता है ग्राम पॉजिटिव, एक होता है ग्राम नेगेटिव। ग्राम एक वैज्ञानिक का नाम है, ग्राम एक वैज्ञानिक का नाम है जिसने ये विधि दी थी दो प्रकार के बैक्टीरिया को पहचानने की। उसमें क्या होता है, इन दोनों बैक्टीरिया होते हैं, उनकी सेल वॉल जो कोशिका भित्ति होती है उसके अंदर कुछ अंतर होता है, उसके आधार पर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया नाम दिया गया। ग्राम जो है उसने क्रिस्टल वॉयलेट एक रंजक के हिसाब से, क्रिस्टल वॉयलेट रंजक के हिसाब से बैक्टीरिया को रंगा। जो बैक्टीरिया पर्पल कलर के होते हैं, जो बैक्टीरिया पर्पल कलर के होते हैं उनको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा जाता है। जिन्होंने कोई रंग नहीं लिया, मतलब वो रेड कलर के हो गए, तो उनको क्या कहा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो जो बैसिलस एंथ्रेसिस है वो एक प्रकार का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, याद रखना। बैसिलस एंथ्रेसिस है, बैसिलस एंथ्रेसिस एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। छड़नुमा इसकी आकृति होती है, छड़नुमा इसकी आकृति होता है। ये गतिहीन होता है, मतलब गति नहीं कर सकता, ये गतिहीन होता है। इसके अलावा कैप्सुलेटेड होता है, कैप्सूल का आवरण, इसके ऊपर कैप्सूल का आवरण होता है। अब इस कैप्सूल का क्या फायदा है, इसको ये कैप्सूल होता है, इस कैप्सुलेटेड होता है, कैप्सूल का इसके ऊपर आवरण पाया जाता है। इस कैप्सूल का ये फायदा होता है कि ये जो अपने शरीर के अंदर एक प्रक्रिया होती है, भक्षण प्रक्रिया, फेगोसाइटोसिस, अपने शरीर के अंदर एक क्रिया होती है फेगोसाइटोसिस, भक्षण की प्रक्रिया। तो ये जो कैप्सूल होता है ये इस बैक्टीरिया को भक्षण प्रक्रिया से बचाता है। ये जो कैप्सूल होता है इसकी संरचना के ऊपर बैसिलस एंथ्रेसिस के ऊपर पाया जाने वाला एक कैप्सूल होता है। कैप्सूल क्या करता है, इस बैक्टीरिया को भक्षण प्रक्रिया से, फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया से बचाता है, यानी कि नष्ट होने से बचाता है। इसके बारे में दूसरा अपन बात करते हैं, ये वायवीय शोषण करता है। क्या करता है, वायवीय शोषण करता है, वायवीय शोषण करता है। इसके अलावा ये बीजाणुओं का निर्माण करता है। बीजाणुओं का निर्माण करता है और बीजाणुओं के निर्माण से ही ये जनन की प्रक्रिया संपन्न करवाता है। यानी कि जो जिसमें भी
एंथ्रेक्स का संक्रमण होता है, बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया का संक्रमण होता है, वो क्या करता है, शरीर के अंदर बीजाणु का निर्माण करता है। ये बीजाणु शरीर के विभिन्न भागों में, जैसे कि विभिन्न जो स्त्राव होते हैं शरीर के, उनके अंदर उपस्थित होते हैं और ये दूसरे जो स्वस्थ जीव होता है उसको संक्रमित कर देते हैं। तो ये तो बात हो गई किसकी, ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी में अपन ने पढ़ा रोग कारक के बारे में। रोग कारक कौन है, बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया का नाम है, जो एक प्रकार से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। छड़ोनुमा इसकी आकृति होती है, गतिहीन होता है, मतलब इसमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते, इसमें कोई गति नहीं होती। कैप्सूल का आवरण इसके ऊपर पाया जाता है, जो इसको फेगोसाइटोसिस की क्रिया से बचाता है। इसके ऊपर कैप्सूल का आवरण पाया जाता है, जो क्या करता है, इसको फेगोसाइटोसिस की क्रिया से बचाता है, मतलब भक्षण की प्रक्रिया से अपने शरीर के अंदर, जीव के शरीर के अंदर भक्षण की जो प्रक्रिया होती है, जीवों को नष्ट करने की प्रक्रिया होती है, उससे इस बैक्टीरिया को बचाता है कौन, कैप्सूल। इसके अंदर अपन बात करते हैं नेक्स्ट, वायवीय शोषण करता है, मतलब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में शोषण करता है और अपना गुणन करता है। बीजाणु का निर्माण करके ये क्या करता है, इसका इफेक्टिव जो इन्फेक्टिव जो स्टेज होती है वो बीजाणु होते हैं। बीजाणु इसके शरीर के जिसमें भी ये संक्रमण हुआ है, एंथ्रेक्स का संक्रमण जिस भी शरीर में हुआ है, उसके शरीर के विभिन्न स्त्राव होते हैं, जैसे कि नाक से स्त्राव हो गया, जो भी लार का स्त्राव, उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, बीजाणु पाए जाते हैं और ये बीजाणु स्वस्थ जीव को संक्रमित करते हैं। ईटियोलॉजी होगी। ईटियोलॉजी के बाद में नेक्स्ट अपन इसके बारे में बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी, यानी कि किस प्रकार इसका फैलाव होता है। एपिडेमियोलॉजी यानी कि जो रोग है, रोग का फैलाव, एंथ्रेक्स रोग का फैलाव किस प्रकार होता है, जो बैसिलस एंथ्रेसिस है वो अपना फैलाव किस प्रकार करता है, मैंने अभी आपको बताया, ये बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, बीजाणु का निर्माण करते हैं। बीजाणु जो होते हैं वो इसकी इन्फेक्टिव स्टेज होती है, बीजाणु का निर्माण करते हैं। बीजाणु को कई बोला जाता है स्पोर। ये जो स्पोर्स होते हैं, इसके बीजाणु होते हैं वो वातावरण के अंदर कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। इसके जो बीजाणु होते हैं वो कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं किसी भी सीप या कैटल की बात करते हैं जिसमें एंथ्रेक्स हुआ है, उसके शरीर के विभिन्न जो शरीर होता है, शरीर के विभिन्न जो भाग होते हैं, वहां से जो भी स्त्राव निकलते हैं, उन स्त्राव के अंदर बीजाणु पाए जाते हैं और जैसे कि भारी वातावरण में आते हैं, भारी वातावरण में आके कई वर्षों तक वो जीवित रह सकते हैं और जैसे ही इनको अनुकूल परिस्थितियां मिलती है, इनको ग्रो करने की अनुकूल परिस्थितियां मिलती है, ये संक्रमण दूसरे स्वस्थ जीव के अंदर उत्पन्न कर सकते हैं। तो एपिडेमियोलॉजी में आ गया कि ये बीजाणु के द्वारा अपना संक्रमण करते हैं या अपना जो स्त्राव जो फैलाव करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक होता है एंथ्रेक्स बेल्ट। एक नाम आता है एंथ्रेक्स बेल्ट। एंथ्रेक्स बेल्ट किसको बोला जाता है, एंथ्रेक्स बेल्ट किसको बोला जाता है, कोई विशेष प्रकार के क्षेत्र होते हैं जहां पे एंथ्रेक्स की जो मात्रा होती है, एंथ्रेक्स के स्पोर्स की मात्रा बहुत ही ज्यादा मात्रा में होती है, वैसे क्षेत्रों को क्या कहता जाता है, एंथ्रेक्स बेल्ट। ऐसे क्षेत्र जहां पे जो एंथ्रेक्स होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, वहां पे जो बीजाणु होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ऐसे क्षेत्रों को क्या बोला जाता है, ऐसे क्षेत्रों को क्या बोला जाता है, एंथ्रेक्स बेल्ट बोला जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ये क्या करता है, वातावरण में भी उपस्थित हो सकते हैं, मिट्टी में उपस्थित हो सकते हैं, संक्रमित प्राणी के जो उत्पाद होते हैं उनके अंदर उपस्थित हो सकते हैं। उत्पाद जैसे कि अपन बात करते हैं केटल के अंदर अगर होता है तो केटल के मिल्क में भी उपस्थित हो सकता है, उसके जो फेसेज होते हैं, गोबर होता है, उसके अंदर ये उपस्थित हो सकता है। जो भी जीव है उसके उत्पाद, जैसे कि सीप की बात करते हैं भेड़ की, तो भेड़ के दूध में भी ये उपस्थित हो सकता है। अभी मैंने बताया कि जो भेड़ की जो ऊन होती है उसमें भी इसके बीजाणु पाए जा सकते हैं। इसके अलावा ब्लड के अंदर भी शरीर के डिस्चार्ज आते हैं, मैंने डिस्चार्ज जो स्त्राव बताया, नाक से होने वाला स्त्राव,
लार का स्त्राव, ऐसे स्त्रावों के अंदर भी ये जो बीजाणु है इसके पाए जा सकते हैं। इसके अलावा ये फैलता कैसे है? सबसे पहले तो इसका फैलाव की बात करें तो इनहेलेशन, सबसे पहले फैलाव की बात करें तो इनहेलेशन, इनहेलेशन। दूसरा इंजेक्शन, दूसरा इंजेक्शन। तीसरा स्किन के द्वारा। इन तीन जगहों से इसका फैलाव हो सकता है। इनहेलेशन का मतलब होता है श्वास के द्वारा ये शरीर के अंदर चले जाए। श्वास के द्वारा, इनहेलेशन का मतलब होता है श्वास लेते समय ये श्वास के द्वारा शरीर के अंदर चले जाए। इंजेक्शन का मतलब होता है भोजन के साथ ये शरीर के अंदर चले जाएं, भोजन के साथ ये शरीर के अंदर चले जाएं। भोजन खाते समय, पशु के भोजन के खाते समय भोजन की मुख्य गुहा द्वारा यानी मुख्य मार्ग से होते हुए ये शरीर के अंदर चले जाए। दूसरा स्किन के द्वारा डायरेक्टली अंदर जा सकते हैं, जैसे कि शरीर में स्किन के ऊपर कहीं चोट लगी हुई है, कहीं पे घाव है, अगर वो घाव इसके एंथ्रेक्स के स्पोर के संपर्क में आ जाते हैं, वो घाव स्पोर के संपर्क में आ जाते हैं तो जो स्पोर्स होते हैं वो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। किसके द्वारा? स्किन के घाव के द्वारा। इस प्रकार से ये शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। इसके अंदर इनहेलेशन जो होता है श्वास के द्वारा जो होता है। इसके अलावा स्किन के द्वारा जो इन्फेक्शन होता है वो अफेक्टिव होता है। जो भोजन के द्वारा जो स्पोर अंदर जाते हैं वो ज्यादा अफेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि इंजेक्शन कहाँ जाएगा? डायरेक्ट सबसे पहले आमाशय में जाएगा। आमाशय में क्या होता है? HCl होता है। आमाशय में क्या पाया जाता है? HCl पाया जाता है, जो एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक प्रबल अम्ल होता है, जो क्या करता है? उस बीजाणु को नष्ट कर देता है, बीजाणु को नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो इंजेक्शन के द्वारा जो स्पोर होते हैं वो एंथ्रेक्स के जो स्पोर होते हैं वो ज्यादा प्रभावी नहीं हो पाते, लेकिन इनहेलेशन और स्किन के द्वारा ये अधिक प्रभावी होते हैं, अधिक इन्फेक्शन उत्पन्न कर सकते हैं। एक नाम आता है यहाँ पे ड्वार्फ पिग। ड्वार्फ पिग की एक प्रजाति है जिसको बोला जाता है ड्वार्फ पिग। ड्वार्फ पिग मतलब छोटे साइज के जो पिग होते हैं वो प्राकृतिक रूप से जो क्या करते हैं? प्राकृतिक रूप से इससे प्रतिरोधी होते हैं, प्राकृतिक प्रतिरोधी। प्राकृतिक रूप से ये इस एंथ्रेक्स के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। इसका मतलब होता है कि जो एंथ्रेक्स जो डिजीज होता है वो ड्वार्फ पिग यानी कि छोटी साइज के जो पिग होते हैं उनके अंदर नहीं पाया जाता है, नहीं हो सकता है। वो नेचुरली उसके प्रति रेजिस्टेंस होते हैं, प्राकृतिक रूप से प्रतिरोधी होते हैं, जिनके अंदर एंथ्रेक्स नहीं हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट अपन बात करते हैं पिग की। पिग की बात करते हैं तो पिग के अंदर इसका जो ये जो रोग है एंथ्रेक्स जो है पिग के अंदर, इसका लक्षण मुख्य रूप से कहाँ देखा जाता है? इसकी गर्दन में देखा जाता है। गर्दन की जो लिम्फ नोड्स होती है वहां पे ये संक्रमण करता है और सूजन आ जाती है। इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं रोगजनकता की। रोग एपिडेमियोलॉजी हो गया, मतलब फैलाव किस प्रकार होता है एंथ्रेक्स का? स्पोर के द्वारा होता है। स्पोर जो होते हैं वो इनहेलेशन श्वास के द्वारा अंदर जा सकते हैं, स्किन के घाव के द्वारा भी शरीर के अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा ये इंजेक्शन मतलब भोजन के साथ में मुख्य मार्ग से होते हुए शरीर के अंदर जा सकते हैं। नेक्स्ट आपको आता है रोगजनकता। रोगजनकता, पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस का मतलब होता है ये शरीर में जो रोग है एंथ्रेक्स या बैसिलस एंथ्रेसिस जो बैक्टीरिया है वो शरीर में किस प्रकार इन्फेक्शन उत्पन्न करता है। सही है, ये स्किन के द्वारा भी जा सकता है, जो श्लेष्मा जो झिल्ली होती है उसके द्वारा भी इसका इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे कि स्किन के द्वारा इन्फेक्शन होता है वो मैंने आपको बताया कि स्किन जो है
स्किन है वो, अगर वहाँ पे स्किन के ऊपर कोई घाव है, कोई वुंड है, तो उसके द्वारा भी एंथ्रेक्स के स्पोर शरीर में जा सकते हैं। इसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो अपने मुख कुआ की जो कैविटी है उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है, अगर उसमें भी किसी प्रकार का घाव है तो वो भी डायरेक्ट उससे भी होते हुए वो ब्लड सप्लाई यानी रक्त परिवहन तंत्र में जा सकते हैं। इसके अलावा रोगजनकता की बात करते हैं तो रोगजनकता में इसमें बीजाणु जो होते हैं, एंथ्रेक्स के जो बीजाणु होते हैं वो लिम्फ नोड लसिका ग्रंथिकाओं को प्रभावित करते हैं। लसिका ग्रंथियों को प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करते हैं? लसिका ग्रंथियों को प्रभावित करते हैं। और ये जो विकसित होते हैं बीजाणु शरीर में जाने के बाद लसिका ग्रंथियों में जाएंगे, वहां पे अपना विकास करेंगे। लसिका ग्रंथियों में जाएंगे, वहां पे वो विकसित होते हैं और बीजाणु का निर्माण करते हैं। जैसे कि एक बीजाणु शरीर गया, एक बीजाणु गया या अपन बात करते हैं बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस एंथ्रेसिस जो बैक्टीरिया है वो शरीर के अंदर गया और वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? लसिका ग्रंथियों में जाएगा। सबसे पहले कहाँ जाएगा? लसिका ग्रंथियों में जाएगा। लसिका ग्रंथियों में जाने के बाद वहां अपना विकास करता है, अपने बीजाणु का निर्माण करता है, बहुत सारे बीजाणु का निर्माण करता है। लसिका वाहिनियों में जाता है, लसिका ग्रंथियों में जाता है। इसके अलावा रक्त परिवहन तंत्र में जाता है, रक्त परिवहन तंत्र में जाता है। रक्त परिवहन तंत्र में जाने के बाद ये क्या करता है? मैंने आपको बताया था रक्त परिवहन तंत्र में जो भक्षी कोशिकाएं होती है उसको नष्ट करने का काम करती है, इसके बीजाणु को नष्ट करने का प्रयास करती है, लेकिन इसका प्रयास विफल होता है और जो एंथ्रेक्स के बीजाणु होते हैं वो भक्षण प्रक्रिया के प्रतिरोधी होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था इसके ऊपर कैप्सूल पाया जाता है, उस कैप्सूल की वजह से ये क्या करते हैं? भक्षण प्रतिरोधी होते हैं। तो रक्त परिवहन तंत्र में जाते हैं और रक्त परिवहन तंत्र की सहायता से शरीर के विभिन्न भागों में जाते हैं। तो रक्त में ये 3 प्रकार के टॉक्सिन उत्पन्न करते हैं। रक्त में जो है एंथ्रेक्स के जो बीजाणु होते हैं रक्त में 3 प्रकार के टॉक्सिन उत्पन्न करते हैं। इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। 3 प्रकार के टॉक्सिन कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो 3 प्रकार के कारक होते हैं इसके टॉक्सिन के लिए। 3 टॉक्सिन है इसके 3 प्रकार के कारक होते हैं। पहला फैक्टर फर्स्ट। फैक्टर फर्स्ट को बोला जाता है क्या? फैक्टर फर्स्ट को बोला जाता है एडिमा फैक्टर। एडिमा फैक्टर। दूसरा फैक्टर होता है, इसको बोला जाता है प्रोटेक्टिव फैक्टर। तीसरा इसमें जो फैक्टर है फैक्टर थर्ड, इसको बोला जाता है लीथल फैक्टर। इसको प्रोटेक्टिव एंटीजन बोला जाता है। ये 3 प्रकार के भाग होते हैं जिसके एंथ्रेक्स का जो विष होता है, एंथ्रेक्स का टॉक्सिन होता है, वो जो बीजाणु होते हैं वो रक्त में जाते हैं और रक्त में जाके क्या करते हैं? बीजाणु टॉक्सिन उत्पन्न करते हैं। उस टॉक्सिन के 3 पार्ट होते हैं। फैक्टर फर्स्ट एडिमा फैक्टर। ये एडिमा फैक्टर क्या होता है? शरीर के विभिन्न जो प्रकार के जो ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर एडिमा उत्पन्न कर सकता है। एडिमा का मतलब होता है उसके अंदर स्वेलन उत्पन्न कर सकता है। स्वेलन का मतलब होता है सूजन उत्पन्न कर सकता है। सूजन उत्पन्न कर सकता है, स्वेलन उत्पन्न कर सकता है, मतलब एक प्रकार से उसमें उस ऑर्गन के अंदर पानी भर जाता है या कोई भी लिक्विड भर जाता है जिसके अंदर वो फूल जाता है। इस स्थिति को बोलते हैं एडिमा। दूसरा होता है इसका प्रोटेक्टिव एंटीजन। ये प्रोटेक्टिव एंटीजन इस एंथ्रेक्स को होता है, एंथ्रेक्स के जो स्पोर होते हैं उनको शरीर की जो एंटीजन क्रियाविधि होती है उससे बचाता है। प्रोटेक्टिव एंटीजन, प्रोटेक्टिव का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा करना। तो ये जो फैक्टर सेकंड होता है ये उस बीजाणु की सुरक्षा करता है शरीर की क्रियाविधि से। तीसरा आता है लीथल फैक्टर। लीथल फैक्टर होता है वो शरीर में नुकसान पहुंचाने का काम करता है। जैसे कि विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं शरीर के अंदर, कोशिकाएं होती हैं, उनको मारने का काम करता है, उनके अंदर नेक्रोसिस उत्पन्न कर सकता है, तो इसका काम होता है लीथल फैक्टर का। तो ये 3 प्रकार के जो इसके जो टॉक्सिन होता है, एंथ्रेक्स का टॉक्सिन होता है,
टॉक्सिन के ये 3 प्रकार के पार्ट होते हैं। इसके अंदर एडिमा फैक्टर होता है जो कि सूजन का काम करता है, फुलाने का काम करता है किसी ऑर्गन को। किसी ऑर्गन में पानी या कोई भी तरल पदार्थ भर जाता है जिसकी वजह से सूजन आ जाती है किसी अंग के अंदर, इस स्थिति को एडिमा बोला जाता है। फैक्टर सेकंड होता है ये प्रोटेक्टिव एंटीजन होता है जो कि इस बीजाणु को, एंथ्रेक्स के जो बीजाणु होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरा लिथल फैक्टर जो कि कोशिकाओं को नेक्रोटिक यानी कि उनको मारने का काम करता है, फैक्टर थर्ड। ये बात होगी रोग संगता की। अब हम बात करते हैं सुअर की। सुअर में एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है पिग के अंदर, जो ये जो एंथ्रेक्स होता है, एंथ्रेक्स का बैक्टीरिया होता है, वो पिग के अंदर क्या करता है, उसकी जो गले की जो लिम्फ नोड होती है, गले की लसिका ग्रंथि, गले की जो लसिका ग्रंथि होती है वहां पे विकसित होता है और वहां पे सूजन उत्पन्न करता है। पिग की बात करते हैं तो पिग में अगर एंथ्रेक्स का संक्रमण होता है तो उसकी जो गले वाले गर्दन की जो लसिका ग्रंथियां होती है वहां पे सूजन देखने को मिलती है। तो ये हो गया पिग की बात हो गई। नेक्स्ट अपन बात करेंगे लक्षण। रोग जनकता के बाद में आता है लक्षण, क्लिनिकल साइन। वो कौन कौन से साइन है जो एंथ्रेक्स में दिखाई देते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में